मूवी की शुरुआत में हम वाल्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों से छुप रहा था। वो अपने कपड़े भी बदलता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है, एक वैन उसको बहुत तेज स्पीड में टक्कर मार देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले नेवी सील ऑफिसर था, लेकिन अब वो वहां पर एक ट्रेनर के रूप में काम करता है। फिर जेम्स अपने सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब पानी से बाहर आता है तो उसको एक ऑफिसर से पता चलता है कि उसके पिता वाल्टर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात पता चलते ही जेम्स फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फिर वो अपने पिता की बॉडी देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभालता है और सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर वहां पर पहुंचकर जेम्स अपनी पत्नी लैला को भी बताता है कि मेरे पिता वाल्टर इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि इसके पीछे उनकी ही कोई गलती होगी, क्योंकि वो हर जगह पर अपनी टांग अड़ाते थे। दरअसल वाल्टर एक एजेंट था और उसका जेम्स के साथ कोई ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। इसी वजह से दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अलग रहते थे। अब लैला को सब कुछ बताने के बाद जेम्स कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वाल्टर का फ्यूनरल करना चाहता हूँ ताकि हम इस हादसे को भुला सके। और ये बात सुनते ही लैला कहती है कि तुम्हें अपने भाई जॉनी को भी इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि फ्यूनरल पर उसका होना बहुत जरूरी है। जेम्स कहता है कि उसको कभी भी वाल्टर से लगाव नहीं था, इसलिए उसका होना या ना होना एक बराबर है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो अपनी धांसू सी बाइक पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के पास पहुंच जाता है, जो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि आज जॉनी उसका बर्थडे भूल गया था और वो ऐसा हर साल करता है। इसके अलावा उसकी और भी कई बेकार आदतें हैं जिनके कारण वैलेंटीना हर वक्त परेशान रहती है, इसलिए उसने जॉनी को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस बार जॉनी वैलेंटीना को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसको 2-3 गालियां देकर वहां से चली जाती है। तभी रात को जब जॉनी अपने घर पर था तो उसके पास लैला का फोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारे पिता वाल्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे और हम जल्दी ही हवाई में उनका फ्यूनरल करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर जरूर आओ। ये सारी बातें सुनने के बाद जॉनी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो उनको कब का भूल चुका हूँ, इसलिए मैं फ्यूनरल पर नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी अचानक से 2 गुंडे उसके घर में घुसकर उसके गले पर चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि हम याकूजा गैंग के मेंबर्स हैं। हमें पता चला है कि तुम्हारे बाप ने अपने मरने से पहले तुम्हें एक पार्सल भेजा है, इसलिए चुपचाप हमें उसके बारे में बताओ। लेकिन जॉनी कहता है कि देखो भाई, मेरे पास कोई पार्सल नहीं आया और मुझे तो आज ही अपने पिता की मौत के बारे में पता चला है, इसलिए तुम लोग बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वो लोग तो उसकी बात सुनते ही नहीं। फिर जॉनी गुस्से में आकर उनको पीटना शुरू कर देता है और जॉनी की फाइट स्किल्स को देखकर पता चलता है कि ये बहुत अच्छा फाइटर भी है, क्योंकि पहले ये पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से डिपार्टमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब इन दोनों गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद जॉनी भी हवाई के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं वाल्टर के फ्यूनरल में जेम्स और उसका पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर वाल्टर को श्रद्धांजलि दे रहा था, लेकिन इसी दौरान वहां पर जॉनी भी आ जाता है, जिसको देखकर जेम्स को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि वो उससे नफरत करता था। अब वहां पर आते ही जॉनी और उसके बीच में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी फैमिली के लोग उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त जॉनी की मुलाकात उसकी कजन नैनी से भी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर वो फ्यूनरल खत्म करने के बाद जेम्स के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन दोनों की मां अलग अलग थी, लेकिन पिता एक ही थे। काफी समय पहले वाल्टर ने जेम्स की मां से रिश्ता तोड़कर जॉनी की मां से शादी कर ली थी और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब भी नहीं है। फिर कुछ देर बाद ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसी दौरान जॉनी सभी से कहता है कि मेरे हिसाब से वाल्टर का कत्ल किया गया है, क्योंकि जब मैं अपने घर पर था तो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया था और वो मुझसे किसी पार्सल के बारे में पूछ रहे थे जो कि उनके हिसाब से वाल्टर ने मेरे पास भेजा था, लेकिन मेरे पास तो कोई पार्सल नहीं आया। अब उस हमले से एक बात तो साफ हो जाती है कि वाल्टर का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनको जानबूझकर मारा गया था। इन सारी बातों को सुनकर जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसके बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, जिनके सामने ऐसी बातें करना उसको ठीक नहीं लगता।
फिर वो जॉनी को अपने साथ बाहर ले जाता है और समझाता है कि तुम्हें मेरे बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर जेम्स उससे पूछता है कि तुम तो वॉल्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तो फिर तुम्हें उनकी मौत से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। जॉनी कहता है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं वॉल्टर के कातिलों को जरूर पकड़ूंगा। और इतना कहकर वो वहां से सीधा क्लब में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो मिस्टर के लिए काम करता है। मिस्टर के हवाई शहर में पूरा क्राइम सिंडिकेट चलाता है और उसको रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। जब जॉनी उस आदमी से बातें कर ही रहा था, तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, क्योंकि वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को मिस्टर के सामने पाता है और हमें पता चलता है कि जॉनी पहले हवाई शहर में ही रहता था और उसने मिस्टर के आदमियों को कई बार पीटा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी दुश्मनी पैदा हो गई थी। अब जॉनी के वापस लौटने की वजह से मिस्टर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो जॉनी को धमकी देते हैं कि तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से चले जाना, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो हवाई शहर के पुलिस चीफ कार्ल से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसको भी इस बात पर भरोसा होने लगा था कि उसके पिता वॉल्टर को किसी ने जानबूझकर मारा है। फिर जेम्स कार्ल से कहता है कि मैं अपने पिता की केस फाइल देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शक है कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया। अब इन सारी बातों को सुनकर कार्ल उसको समझाता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने सब कुछ अच्छे से चेक किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं एक बार फिर से छानबीन करूंगा। अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और इतना कहकर कार्ल वहां से चला जाता है। तभी हम जॉनी को देखते हैं, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वॉल्टर के घर पर आता है, लेकिन वहां तो सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। फिर घर की तलाशी करते वक्त जॉनी को वॉल्टर की गन मिलती है, जिसको वो तुरंत ही अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी अचानक से घर में एक और आदमी की एंट्री होती है, जिसका नाम है पिका। फिर उसको देखते ही जॉनी जल्दी से कमरे में छुप जाता है। तभी पिका भी घर के सामान में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जब जॉनी उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उससे पहले ही पिका उसको देख लेता है और वहां से भागने लगता है। उसको लग रहा था कि वो बड़ी ही आसानी से जॉनी को चकमा दे देगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद जॉनी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद वो सड़क पर ही गिर जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं, जहां जॉनी उससे पूछता है, हाँ भाई टकलू, अब तू मुझे ये बता कि तू मेरे बाप के घर में क्या कर रहा था। फिर पिका जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे पिता की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया करता था। मुझे सिर्फ छोटे मोटे ही काम मिलते थे, जिनको पूरा करके मैं अपना घर बार चला रहा था। अगर तुम वॉल्टर के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने पूरे हवाई शहर में अपने दुश्मन बना रखे थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉनी पिका से कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, अब से मैं ही तुम्हें तुम्हारे खर्चे पानी के पैसे दूंगा। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वॉल्टर का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पास में ही उसे एक क्लब दिखाई देता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे, इसलिए वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाता है। लेकिन क्लब का मालिक उसको इस बात की इजाजत ही नहीं देता, इसलिए जेम्स को गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालता है और क्लब के मालिक को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे इलाज में काम आएंगे, क्योंकि अब मैं तुम सबको बुरे तरीके से पीटने वाला हूँ। अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं, जो वॉल्टर के घर पर आकर एक बार फिर से उसकी छानबीन करता है। इस बार उसको एक नक्शा मिलता है, जो कि काफी बड़ा था, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जेम्स की भी एंट्री हो जाती है, जो सीधा ही जॉनी के ऊपर गन तान देता है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, इसलिए वो जल्दी से सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव निकालता है। फिर जब वो उस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वॉल्टर को सच में किसी ने जानबूझकर ही मारा है, और जिस वैन से उनका एक्सीडेंट हुआ था उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। अब फुटेज देखकर उनको बस यही बात पता चलती है कि वो वैन ब्लू कलर की थी। अब ये बात पता चलने के बाद इन तीनों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि इन्हें पूरे हवाई शहर में उस ब्लू वैन को ढूंढना था। अगले सीन में हम जेम्स और जॉनी को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि उस वैन को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर जॉनी भी अपनी गन से लगातार उन पर हमला करता है, लेकिन उसका एक भी निशाना
ठीक जगह पर नहीं लगता, इसलिए वो कार से उतरकर दोबारा से फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी दौरान जेम्स भी कार के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जॉनी उसको कहता है तुम जल्दी से वहां से कूद जाओ, और ये बात सुनते ही जेम्स भी छलांग लगा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर जॉनी उन गुंडों की कार के फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है, जिसके कारण एक जोरदार धमाका होता है और वो सभी गुंडे मारे जाते हैं। फिर जेम्स जॉनी से कहता है कि बेवकूफ, तुमने उनकी कार के साथ साथ मेरी कार भी उड़ा डाली। लेकिन जॉनी कहता है ऐसा करना जरूरी था। फिर जब वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो कार्ल उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों हमेशा शहर में हंगामे ही क्यों करते रहते हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ अपने हिसाब से देख लूंगा, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अब मेरी बात कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने अब फिर से कोई हंगामा किया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अगले सीन में हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहां वो कार्ल के मना करने के बावजूद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर जेम्स वोल्टर के घर से मिला नक्शा निकालता है और अपनी कजन नैनी से उसके बारे में पूछने लगता है। असल में नैनी एक सरकारी वकील है और उसको इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज भी है। फिर नक्शा देखकर नैनी समझ जाती है कि ये एक बहुत बड़े कैसीनो का नक्शा है जो हवाई शहर के अंदर ही बनने वाला है, और इसका मालिक मार्कस है जो हवाई शहर का सबसे पैसे वाला बिजनेसमैन है। मेरे हिसाब से यहाँ के लोग इस बारे में नहीं जानते थे कि मार्कस कैसीनो बनाने वाला है, क्योंकि जरूर वो काम इलीगल तरीके से ही कर रहा होगा। फिर शायद इस बारे में हमारे पिता वोल्टर को पता चल गया होगा, इसलिए मार्कस ने उनको मरवा दिया। फिर अगली सुबह वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मार्कस कैसीनो बनाने वाला है, और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो जगह हवाई में रहने वाले आदिवासियों की है और वो सभी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर रहते हैं। लेकिन मार्कस तो गैर कानूनी तरीके से उस जगह को हत्या कर वहां पर कैसीनो बनाने की प्लानिंग कर रहा है। फिर जेम्स और जॉनी उन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास पीका का फोन आता है और वो उन्हें एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। फिर बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर उन दोनों की मुलाकात कार्ल से होती है। कार्ल बताता है कि मुझे वो ब्लू वैन मिल चुकी है जिसने तुम्हारे पिता को टक्कर मारी थी, लेकिन वो मुझे पानी में गिरी हुई मिली और उसका ड्राइवर भी मारा जा चुका है, इसलिए अब हमारे पास कोई भी सुराग नहीं बचा जिससे हमें पता चल सके कि वो वैन किसकी थी। ये बात सुनकर जॉनी और जेम्स निराश हो जाते हैं। तभी पीका उनको बताता है कि आज मुझे एक पार्टी के अंदर कैटरिंग का काम मिला है और वो पार्टी मार्कस के घर पर रखी गई है। ये बात सुनने के बाद जॉनी उसको कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ कैटरिंग में शामिल होकर मार्कस के घर पर चलेंगे। अगले सीन में हम मार्कस को एक पार्टी में देखते हैं जहां जॉनी की मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से होती है जो मार्कस की पत्नी थी। जॉनी उससे कुछ देर तक बातचीत करता है और फिर उसको बताता है कि मैं वाल्टर का बेटा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मोनिका उसको जवाब देती है कि मैंने वोल्टर को मार्कस की जासूसी करने के लिए हायर किया था, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि वो बेचारे तो कार एक्सीडेंट में मारे गए। मैं तुमसे मार्कस के बारे में कुछ और बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए ये जगह सही नहीं है। तुम कल मुझे मेरे बताए हुए एड्रेस पर आकर मिलना। और इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो पार्टी में बर्तन साफ कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्कस के आदमी से हो जाती है जो उसे और जॉनी को सीधा मार्कस के पास ले जाता है। अब यहाँ पर हमें इन तीनों की बातों से पता चलता है कि मार्कस ने भी वाल्टर को अपनी पत्नी की जासूसी करने के लिए हायर किया था, लेकिन जब जॉनी उसको बताता है कि वाल्टर की मौत हो चुकी तो मार्कस को बहुत ही हैरानी होती है। फिर वो जॉनी से कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, क्योंकि वो तो मेरे लिए काम करता था। फिर जॉनी जवाब देता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी ने एक ही काम के लिए मेरे पिता को हायर किया था और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। अब कुछ देर तक इन लोगों की बातें चलती है और फिर मार्कस इनको अपनी पार्टी से भगा देता है। फिर अगली सुबह जब जॉनी मोनिका से मिलने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मोनिका की मौत हो चुकी है, और ये सब देखकर जॉनी समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे मार्कस का ही हाथ होगा, इसलिए वो तुरंत उसके घर पर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको ठिकाने लगाते हुए अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान एक और सिक्योरिटी गार्ड टीजर गन से जॉनी पर हमला करके जमीन पर गिरा देता है, जिसके कुछ देर बाद वहां पर मार्कस आ जाता है, जिसको देखकर जॉनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर जॉनी उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही बेकार आदमी निकले, तुमने अपने किसी राज को छुपाने के लिए अपनी पत्नी को ही मरवा दिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही मेरे पिता को भी मरवाया होगा। इन सारी बातों को सुनकर मार्कस कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो जॉनी को पुलिस के हवाले कर देता है। अगले सीन में हम उसको पुलिस स्टेशन में देखते हैं
जहां उसकी रिहाई करवाने के लिए हवाई का गवर्नर आता है, क्योंकि नैनी और जेम्स उसको अच्छे से जानते थे। अब जेल से बाहर निकलने के बाद जॉनी की मुलाकात जेम्स से होती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करके पुलिस स्टेशन से जाने लगता है। इसी दौरान जेम्स उसके पास आकर उसको कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, लेकिन जॉनी उसको बिना कोई जवाब दिए उस पर हमला कर देता है। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में जब जॉनी को समझ में आता है कि वो जेम्स से लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, तो वो उसको बताता है कि मैं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला रह गया था। वॉल्टर को भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद जेम्स उसको कहता है कि वो सब मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था, क्योंकि तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए सिंडिकेट के लोगों से लड़ रहे थे, और वो लोग तुम्हारी जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजना पड़ा। अब भले ही तुम अपनी माँ का बदला नहीं ले पाए, लेकिन हम दोनों एक साथ मिलकर अपने पिता की मौत का बदला तो ले ही सकते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ जेम्स लैला के सामने झूठ बोलता है ताकि उसको पता ना चले कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। इसी दौरान जॉनी के पास उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना का फोन आता है, और वो कहती है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज आदमी हो, मुझे बिना बताए ही हवाई घूमने के लिए चले गए। मैं तुम्हारे घर पर आई थी, जहाँ पर बहुत सारे पार्सल पड़े हुए थे, और इनमें से ही एक के अंदर एक पेन ड्राइव भी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद जॉनी उसको कहता है कि मेरी जान, जितना जल्दी हो सके तुम भी हवाई आ जाओ, और फिर हम दोनों यहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। बस एक बात याद रखना, अपने साथ उस पेन ड्राइव को जरूर लेते आना। वैलेंटीना ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन जॉनी इस बार उसको मना लेता है। फिर जल्दी ही वैलेंटीना हवाई पहुंच जाती है। फिर जब वो एयरपोर्ट पर जॉनी से मिलती है तो बताती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और इस ट्रिप के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जॉनी कहता है कि वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी तो तुम मुझे वो पेन ड्राइव दो। फिर वैलेंटीना से वो पेन ड्राइव लेकर जॉनी वो पेन ड्राइव पीका को दे देता है, जिसके बाद वो सभी कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में पीका सबको बताता है कि इस पेन ड्राइव को खोलने के लिए 12 डिजिट का कोड लगेगा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। तभी जॉनी उसको एक पासवर्ड बताता है और कहता है कि ये मुझे वॉल्टर के घर से मिला था। फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अचानक से गुंडों की पूरी फौज उनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब देखकर वैलेंटीना जॉनी से कहती है कि तुम मुझे कार चलाने दो और बाकी सबसे निपटने का काम तुम्हारा। ये बात सुनते ही जॉनी और जेम्स एक एक करके सभी गुंडों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी दो लोग उनकी कार पर चढ़ जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनी और जेम्स एक साथ मिलकर उन दोनों को भी ठिकाने लगा देते हैं। तभी इसी दौरान ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से एक आदमी उनकी कार पर धुआंधार फायरिंग करने लगता है। फिर जेम्स अपनी गन निकालकर एक सटीक निशाना लगाता है, जिससे उस आदमी की खोपड़ी खुल जाती है, और फिर वो हेलीकॉप्टर सीधा जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। फिर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर पिका सबको बताता है कि दोस्तों, मैंने वो पेन ड्राइव खोल ली है। फिर वैलेंटीना उसके अंदर की इंफॉर्मेशन चेक करती है और उसे पता चलता है कि एक ही अकाउंट में लगभग $12 मिलियन भेजे गए हैं, जो किसी और का नहीं बल्कि गवर्नर का है। ये बात पता चलते ही जेम्स और जॉनी समझ जाते हैं कि गवर्नर भी मार्कस के साथ ही मिला हुआ है। अगले सीन में हम नैनी को देखते हैं, जो गवर्नर के पास आकर उसे इलीगल कैसीनो के नक्शे के बारे में बताती है और कहती है कि आखिर हमारी सरकार ने इस कैसीनो को बनाने की मंजूरी कैसे दे दी, क्योंकि ये जगह तो आदिवासियों की है जो कि पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन उस नक्शे को देखकर गवर्नर ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसको पता ही ना हो कि मार्कस उस जगह पर कैसीनो बनाने वाला है। फिर वो नैनी से वो नक्शा लेकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी इस चीज के ऊपर एक्शन लूंगा। अगले सीन में हम फिर से जेम्स और जॉनी को देखते हैं, जो सभी के साथ अपने घर पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर आकर जेम्स को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर वो अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ बाथरूम तक पहुंच जाता है, जहां पर उसके दोनों बच्चे छुपे हुए थे। फिर वो जेम्स को बताते हैं कि थोड़ी देर पहले कुछ गुंडे आए थे और वो माँ को अपने साथ ले गए। ये बात सुनने के बाद जेम्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास मार्कस का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव होगी जो कि बहुत ही कीमती है, इसलिए जल्दी से जल्दी वो पेन ड्राइव मुझे ला कर दो। अगर तुमने थोड़ी सी भी देरी की तो मैं तुम्हारी पत्नी और कजन को मार डालूंगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब जेम्स का तो दिमाग ही सटक जाता है।
है और वो जल्दी से अपने घर में मौजूद एक सीक्रेट रूम को खोलता है जिसके अंदर उसको एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मिलते हैं। फिर जेम्स और जॉनी एक एक करके उन सभी को बैग में भरने लगते हैं और फिर सीधा ही मार्कस के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बड़ी ही होशियारी से उसके बहुत सारे आदमियों को ठिकाने लगा देते हैं। तभी हम मार्कस को देखते हैं। जैसे ही उसके घर की लाइट जाती है वो समझ जाता है कि दोनों भाई वहां पर तबाही मचाने के लिए आ गए हैं, इसलिए वो तुरंत अपने खास आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। लेकिन उन गुंडों को नहीं पता था कि वो लोग किससे भिड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जेम्स एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार देता है और फिर वो पूरी जगह को शमशान घाट में बदल देता है। इसके बाद वो जॉनी को साथ लेकर बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां लैला और नैनी मौजूद थे। जेम्स उनको आजाद करके वहां से बाहर निकालने लगता है और जॉनी मार्कस के पीछे लग जाता है क्योंकि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान लैला जेम्स को समझाती है कि तुम्हें इस बार अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ जाकर उसकी हेल्प करो। और ये बात सुनते ही जेम्स भी जॉनी के पीछे चला जाता है। लेकिन तभी उसका सामना मार्कस के सबसे खतरनाक आदमी से होता है जिसका नाम था नाकामुरा और वो अपनी तलवार का यूज करके जेम्स पर भारी पड़ रहा था। अब कुछ देर तक तो जेम्स उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सही मौका मिलते ही वो नाकामुरा पर टूट पड़ता है और फिर देखते ही देखते उसका खेल खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो मार्कस से लड़ रहा था। उनके बीच खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में मार्कस एक रोड से जॉनी के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर मार्कस उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे कैसीनो वाले प्लान के बीच में आ रहा था। जिस समय मार्कस ये बता रहा था तभी अचानक से जॉनी हंसते हुए उसे एक ग्रेनेड की पिन दिखाता है, यानी कि उसने ग्रेनेड को एक्टिव कर दिया था। ये देखकर मार्कस उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इसी दौरान अचानक से ग्रेनेड फट जाता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जब जेम्स ये सब कुछ देखता है तो वो जॉनी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर उसके पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि जॉनी को तो गोली लगी है, इसलिए वो जल्दी से उसको पानी से बाहर निकालता है। लेकिन जॉनी भी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसको जिंदा देखकर जेम्स की जान में जान आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले गवर्नर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले थे कि वो मार्कस के साथ मिलकर इल्लीगल कैसीनो खोल रहा है। तभी हम जेम्स और जॉनी को भी देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बीच पर मौजूद थे, लेकिन जॉनी उनसे थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़ा था जहां वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान मिस्टर के उसके पास आते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि मार्कस के प्लान के बारे में मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको हरा सकूं। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर उसकी वाट लगा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 7 दिन तक रहने के लिए कहा था ताकि तुम जल्दी से जल्दी मार्कस का सफाया कर दो। फिर मिस्टर के जॉनी को एक पर्ची देते हैं जिस पर उस इंसान का नाम लिखा था जो जॉनी की माँ का असली हत्यारा है। उस पर्ची को देखकर जॉनी एक बार फिर से इमोशनल हो जाता है और फिर वो सीधा जेम्स के पास आ जाता है जो कि पर्ची पर लिखा नाम पढ़कर उसको जला देता है। फिर वो दोनों भाई खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।